दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और आज हम चर्चा करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी और इसकी क्या सिफारिशें थी, क्यों नेहरू रिपोर्ट को लाया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो नेहरू रिपोर्ट को लाने की जो पृष्ठभूमि थी वो सबसे पहले ये थी कि जब साइमन कमीशन 1927 के अंदर बनाया गया और 28 के अंदर साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो उसे काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन को बैक के नारे दिए गए। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में चर्चा की है, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी कि नेहरू रिपोर्ट को क्यों लाएगा। साइमन कमीशन के अंदर क्या था कि जो 7 के 7 सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ होने की वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का सिर्फ एकमात्र कारण यही था कि हम इंडियनों का भविष्य का जो बागडोर है, जो भविष्य का जो निर्धारण है, उसे अंग्रेज कैसे कर सकते हैं, जिनको कि भारत की स्थिति के बारे में नहीं पता, भारत के जनमानस के बारे में नहीं पता। यहाँ जो बुद्धिजीवी जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो यही सोचते थे कि हम बताएंगे कि कैसे जीना है हमें, तो हमारे पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे के तरीके से हम नहीं चलेंगे। तो इस तरीके की सोच की वजह से जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने पूरा विरोध किया। तो काले झंडे इनको पूरे भारत के अंदर दिखाए गए। जब ये आए फरवरी में तो पूरे देश के अंदर हड़ताल आयोजित की गई और जहाँ भी ये गए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। तो इस स्थिति के अंदर साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचा और फिर इसके बाद जब साइमन कमीशन को बहिष्कार कर दिया गया, फेल कर दिया गया, यहाँ से चले गए। और आप 1935 में देखेंगे साइमन कमीशन की बातें कुछ कुछ मानी गई, मगर यहाँ पर साइमन कमीशन एक तरीके से फेल हो गया। तो अब इसके बाद जब साइमन कमीशन फेल हुआ तो जो भारत के राज्य सचिव हैं, अब भारत के राज्य सचिव कौन है, ये इंग्लैंड में एक पद बनाया गया था। वहाँ पर इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की जो संसद है उनके पास एक अलग से कमरा मान लो। उस कमरे का सिर्फ ये काम है कि वो भारत की राज्य व्यवस्था के ऊपर देखेंगे कि भारत में कैसे चल रहा है काम। तो वो जो जो वहाँ पर का मेन जो था वो था लॉर्ड बर्कनहेड। इसने कहा कि अगर आप इतना ही इतरा रहे हो तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप एक संविधान बना के दिखाओ और वो सर्वसम्मति से बना हुआ होना चाहिए जिसमें सबकी सहमति हो। तो इस चैलेंज को नेहरू ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, चलो आप अगर आप हमें चैलेंज देते हो तो हम आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हम आपको एक संविधान का मसौदा बना के देते हैं कि कैसे संविधान होना चाहिए और क्या क्या जो उसके अंदर प्रावधान होने चाहिए वो हम अब उसके अंदर डाल के दिखाएंगे कि आपको हमें क्या क्या चाहिए। तो ये एक तरीके से नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि हमारे रहमो करम पे तुम जी रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि देश का शासन कैसे चलाया जाता है, हम तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे चलाया जाता है। तो उन्हें लगा कि भारतीय नहीं बना सकते। तो इसका जो आप देखेंगे कि इसके बाद नेहरू ने एक पूरा संविधान ला के वहाँ पर खड़ा कर दिया। 1935 का जो संविधान है उसके बहुत सारे पार्ट आप देखेंगे नेहरू के रिपोर्ट के अंदर थे। फिर 1935 के संविधान से आप देखेंगे जो भारत का आज का संविधान है उसके अंदर कई सारे प्रोविज़न, मतलब 70% आप कह सकते हो संविधान 1935 वाला है। और इससे मिलता जुलता संविधान जो नेहरू अभी बना के देंगे वो बिल्कुल ही उसी तरीके का ही है। तो अब इस बैठक बुलाई गई। अब इस बैठक में जो सदस्य थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे, हिंदू महासभा के लोग आए थे, कांग्रेस के इसके अंदर लोग आए हुए थे। ठीक है, तो ये 3 बड़ी पार्टियों के लोग यहाँ पर इसके अंदर थे। अब इसके अध्यक्ष थे, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि जो ये इस टाइम अध्यक्ष थे 1928 में वो थे अपना मोतीलाल नेहरू, नेहरू के पिताजी। तो फिर यहाँ पर जो सरकार का लक्ष्य था वो उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए जो हमारे लिए उत्तरदायी हो, इस तरीके से सरकार बनाने की बात की। अब ये जो समिति थी इसका जो मेन काम था कि संविधान के सिद्धांत क्या होना चाहिए, किस आधार पर संविधान होना चाहिए और संविधान को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने तो सबसे पहले 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन में लखनऊ सत्र के अंदर इसको प्रस्तुत किया गया। और आपको यही क्वेश्चन आएगा कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट की सिफारिश की थी। सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। डोमिनियन का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम ब्रिटिश से पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, आज़ाद पूरे तरीके से है मगर एक नाम मात्र का हमारे ऊपर ये होगा कि ब्रिटेन की छत्र छाया है, हम उसके राजपाट के अंदर शासन कर रहे हैं। जैसे आज का ऑस्ट्रेलिया है, आज का कनाडा है, इस पर क्या है, ये पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं है, डेमोक्रेटिक है मगर ये राजा के शासन के अंदर है। इनके नाम के ऊपर एक तरीके छत्र छाया इंग्लैंड की आज भी बनी हुई है। सेम वही स्टेटस हमें मिलना चाहिए था। हम किसी से कोई भी सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं थे, बट ये होता कि हम उसके अंदर के एक कंट्री के रूप में होते। तो ये डोमिनियन स्टेटस का मेन मतलब है कि हम उसके अधीन हैं, किसी चीज़ में नहीं है, बस एक नाम में है, एक हवाई समझ लो, हवाई तरीके से अधीन है और कुछ नहीं है। अब नागरिकों के रूप में महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए जाएं, ये इसके अंदर सिफारिश की गई थी। अलग निर्वाचक जो क्षेत्र था, जैसे आप देखेंगे ना 1906, 7, 8 के बाद से
मुस्लिम लीग को एक अलग पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया गया था, वो इसके अंदर वैसे वाली। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसे करके ईसाइयों को अलग दिया गया, पंजाबियों को अलग दिया गया। तो अब ये एथनिसिटी को बांटो और राज करो की नीति के तहत बांटे जा रहे थे। तो इसके अंदर वो क्या है कि किसी को भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। यानी उसके अंदर क्या था, जैसे आप मान के चलो एक जगह में 4 मुसलमान हैं, 4 हिंदू हैं, तो वहाँ पर जो पार्टी बनेगी उसमें 4 सदस्य उसमें मुसलमान होंगे, 4 सदस्य हिंदू होंगे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो अलग निर्वाचक क्षेत्र में थी। इसके अंदर ऐसा ही होता था, जिसमें पार्टी अगर फिक्स करती है यहाँ पर मुसलमान व्यक्ति जीतेगा तो वो समय तो वहीं से जीतेगा और कहीं से नहीं जीत सकता। तो इसके ऊपर इसको मना कर दिया गया कि ये चीज़ नहीं होनी। फिर इसके बाद केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति वाली एक संघीय स्वरूप होना चाहिए। अवशिष्ट शक्ति जैसे कई नए प्रोविज़न कुछ टाइम बाद बनने होते हैं, तो वो जो पावर होनी चाहिए वो बनाने की वो संघ के पास होनी चाहिए। और यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है एक तरीके से, जो मिल के काम करती है, जैसे आज का भारत है सेम उसी तरीके से। अब केंद्र में जो द्विसदनीय विधानमंडल है, क्योंकि आप देखेंगे 1919 के बाद जो साइमन कमीशन के अंदर तो यही था कि हम ये जो अपना राज्यसभा और लोकसभा वाला जो सिस्टम है उसको हटा देंगे। तो उस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया कि वो चीज़ हटनी नहीं चाहिए, रहनी चाहिए। और जो मंत्रालय हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। यानी जो मंत्रालय कोई भी फैसला कर रहा है वहाँ जो बैठे हुए व्यक्ति विधायक जो वो है, जो आम लोगों से मिलते जुलते हैं, जो उनके अधीन होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि कानून कैसे बन रहे हैं और किसके लिए बन रहे हैं। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का पद है उसको वैसे ही रखा गया कि वो संवैधानिक प्रमुख वही होगा और इसकी ब्रिटेन, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर वही बात आ गई डोमिनियन स्टेट वाली, कि डोमिनियन स्टेट्स के अंदर भी यही था कि जो वहाँ पर का प्रधान होगा वो नाम मात्र का होगा, मगर यहाँ जो शासन होगा वो इंडियन चलाएंगे। तो इसी तरीके से कि नियुक्ति सम्राट द्वारा होगी और एक तरीके से समझ लो एक कठपुतली की तरह ही होगा। और सर्वोच्च न्यायालय, ये सबसे मेन चीज़ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, प्रिवी काउंसिल अमेरिका ब्रिटेन के अंदर थी। जैसे यहाँ अगर आप हाई कोर्ट मान लो, जितने भी हाई कोर्ट के फैसले अगर उसको आप चुनौती देना चाहते हैं तो आपको ब्रिटेन जाना पड़ेगा। जैसे अभी है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मान लो, मुंबई हाई कोर्ट का मान लो, बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर फैसले के विरुद्ध आपको कोई शिकायत करनी है, अपील करनी है, तो आपको दिल्ली के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के अंदर, वहाँ आके आपको सिफारिश करनी पड़ेगी, वहाँ आके आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो सेम व्यवस्था ये इन्होंने कहा कि भारत में भी की जाए। जो हमें प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में जाना पड़ता उसकी जगह हमें भारत में ही हो। तो दोस्तों ये सिफारिश है नेहरू रिपोर्ट की। आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा कि फिर नेहरू रिपोर्ट में जितनी भी सिफारिशें थी इसको भी खारिज कर दिया गया। अब इसके खारिज होने के बाद आप देखेंगे कि पृष्ठभूमि बनेगी। इसके बाद लाहौर अधिवेशन होगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होगी। अभी यहाँ पर जो मांग है ना मेन, अभी आने वाला लेक्चर जो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। वहाँ अभी इनकी मांग है डोमिनियन स्टेटस की, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और नेहरू की मांग बदल जाएगी सीधा, और ये बोलेंगे अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, इससे नीचे कुछ नहीं। आज़ादी का मतलब है पूर्ण स्वराज मिलेगा, इससे कम पे आज़ादी तो हमें चाहिए ही नहीं। अब ये वाला मुद्दा वहाँ पर प्रमुख हो जाएगा और डोमिनियन स्टेटस की बात हटा देंगे अब डायरेक्ट ये अपने मुद्दे से। फिर असहयोग आंदोलन इसके बाद शुरू किया जाएगा और ये आंदोलन का सिलसिला चलता हुआ चलेगा 32-33 तक दबा के। फिर उसके बाद कई साल तक इलेक्शन के बीच में बिजी समझ लो शेड्यूल चलेगा। फिर 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा फिर एक तरीके से आंदोलन में गति आएगी और 47 तक आंदोलन चलेगा एक तरीके से। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं तक ही करता हूँ मैं ख़त्म, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।